Today we will study about the chapter from the diary of Anne Frank and it is written by Anne Frank. स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड को जानेंगे क्योंकि इस चैप्टर का बैकग्राउंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बैकग्राउंड आपके इमोशंस को कनेक्ट करेगा कि क्यों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो इस चैप्टर में डील करता है वो एक 13 साल की बच्ची की स्टोरी है और उस बच्ची का नाम है एने फ्रैंक। एने फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था, दैट इन जर्मनी। ये लोग 4 फैमिली मेम्बर थे, है ना, उनके फादर, मदर, खुद एने फ्रैंक और उनकी सिस्टर। एने फ्रैंक 4 साल की हुई तब उनके फैमिली मेम्बर को जर्मनी छोड़ के जाना पड़ गया। जर्मनी छोड़ के क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि हिटलर जैसे ही जर्मनी में चांसलर बने तो उन्होंने जितने भी जूइश पीपल मतलब यहूदी लोग थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। यहूदी लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाने लगा उनके साथ। एने फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्मनी छोड़ देंगे, है ना, और वो लोग जर्मनी से नीदरलैंड की तरफ चले जाते हैं। नीदरलैंड में वो एम्स्टर्डम नाम के एक जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब एने फ्रैंक 13 इयर्स ओल्ड की होती हैं तो उनके फादर उन्हें एक गिफ्ट देते हैं उनके बर्थडे पे, और वो गिफ्ट क्या होता है? एक डायरी। तो उस डायरी में एने फ्रैंक जो होती हैं वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लिखती है। इनफैक्ट उनके साथ जो भी इंसिडेंट उनके स्कूल पे होती थी, है ना, उन सब बातों को भी वो अपने डायरी पे लिखती थी। तो इस चैप्टर में हम लोग उनके स्कूल का ही एक छोटा सा इंसिडेंट पढ़ेंगे, लेकिन इसे जानने से पहले यहाँ पे एक बात और समझना ज़रूरी है। ये जो नाजीर लोग थे जो जर्मनी में थे वो लोग अब नीदरलैंड में भी आ गए थे और ये लोग नीदरलैंड में भी कब्जा कर लिए थे। और यहाँ पे जो जूइश लोग थे इन लोगों को भी ये क्या करते थे? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? जहाँ पे ये लोग जूइश लोगों को ले जाते थे और उनके साथ बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता था। उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और ये जो कुछ भी नया बनाते थे उनके ऊपर अप्लाई कर देते थे, जिससे क्या होता था, बहुत सारे जो लोग थे वो मर जाते थे लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खाने तक का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था वहाँ पे, लोग भूख से तड़प तड़प के भी वहाँ पे मर जाते थे। तो ऐसे ही एक लेटर क्या होता है एने फ्रैंक के घर पे भी आता है कि उनकी फैमिली भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनकी फैमिली को भी जाना होगा। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर छोड़ के एनेक्स की तरफ चले जाएंगे। एनेक्स क्या है ये समझते हैं पहले। एक बिल्डिंग में एक स्पेस जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ लोग रह सकते हैं। एने फ्रैंक के फादर जिस बिल्डिंग में काम करते थे वहीं पे एक सीक्रेट सा स्पेस था जहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। वो जो स्पेस था वहाँ पे एक बुक सेल्फ था। बुक सेल्फ को जब आप खोलोगे तो आप उस सीक्रेट रूम में एंटर कर सकते हो। लोगों को उस सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं था, है ना, और यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और 8 लोगों के साथ उस छोटे से जगह में रहते हैं। 4 लोग एने फ्रैंक के फैमिली मेम्बर थे और एक फैमिली वेंडन करके जो फादर, मदर और एक पीटर नाम का लड़का और एक डॉक्टर भी इनके साथ वहाँ रहते थे। उन छोटे छोटे रूम में वो लोग सेपरेटली रहने लगे। 2 साल वो लोग उसी एनेक्स के अंदर स्ट्रगल करते रहे, मीन्स 2 साल तक वो लोग अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। फिर क्या होता है, उनके ही ग्रुप में से कोई उन्हें चीट करता है और उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचा दिया जाता है। उसी कैंप में उनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है और कुछ समय के बाद एने फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है। उनके पिता ऑटो फ्रैंक ही उनके ग्रुप में अकेले जिंदा होते हैं। जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो वो वापस लौटते हैं ये देखने के लिए कि उनके फैमिली से कोई बचा है या नहीं। तो सिर्फ ये पता चलता है कि एने फ्रैंक की डायरी बची हुई है, एने फ्रैंक नहीं है। उनके फादर को ये विश्वास हो गया कि ये जो डायरी है वो बहुत ही यूनिक है, तो उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी इसे छपवाने के लिए। ये जो डायरी है ओरिजिनल में डच में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और दुनिया के सफल पुस्तकों में से ये एक है। इस पर फिल्म भी बनी है, टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी बनी है। और उस डायरी का जो नाम है, मतलब उस डायरी को नाम दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उस डायरी में से ही ये छोटा सा पार्ट या चैप्टर है जो आपके बुक पे दिया हुआ है। अब शॉकिंग बात ये है कि जब एने फ्रैंक का डेथ हुआ था तब वो सिर्फ 15 इयर्स की थी,
है ना। तब आप सोचोगे कि 13-14 ईयर्स का एक बच्चा क्या लिख सकता है डायरी में। तो ये जो एनी फ्रैंक की डायरी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि किसी बड़े इंसान ने लिखी हो। सो वही हम अभी स्टडी करें। अगर हम डायरी एंट्री की बात करते हैं तो एनी फ्रैंक बताती हैं सबसे पहले कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू क्यों किया। सी सेज दैट उन्होंने डायरी लिखना शुरू इसलिए किया क्योंकि उनका कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपना फीलिंग्स शेयर कर सकती थी, अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकती थी, अपनी थॉट्स को शेयर कर सकती थी। वो हमें बताती है सी हैड लविंग फैमिली। उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ उनकी सिस्टर थी हु हैज़ 16 ईयर्स ओल्ड। ये बहुत सारे लोग थे उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद एनी फ्रैंक को ये समझ नहीं आता था कि वो अपनी फीलिंग्स थॉट्स किसके साथ शेयर करे। वो चाहती थी कि कोई ऐसा होता जिसके साथ वो अपने थॉट्स फीलिंग्स आइडियाज़ को शेयर कर सकती थी। सो दैट इज़ वाई सी सेड दैट ये जो मेरी डायरी है ये मेरी लॉन्ग वेटेड फ्रेंड है। दैट इज़ वाई उन्हें बहुत शौक था व्हेन हर फादर गिव हर दिस डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। सी डिसाइडेड मैं अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, इसी के साथ मैं अपने सारे फीलिंग्स सीक्रेट्स को शेयर करूंगी। एंड यहाँ पे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है और ये लाइन है पीपल हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब अगर हम बात करते हैं पीपल की तो डेफिनेटली सी बात है हम सारी बातें किसी इंसान को नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं हमें डर होता है हमारे सीक्रेट्स को किसी के सामने वो बोल ना दे, हमारे थॉट्स पे मे बी जजमेंट करे। बट अगर हम पेपर की बात करें तो हम पेपर में हर कुछ लिख सकते हैं। जो हमारे सीक्रेट्स है वो अपने तक ही रखेगा, वो हमारे थॉट्स पे कोई जजमेंट नहीं करेगा। डायरी कभी नहीं बोलेगा कि बात जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। सो नाउ बिकॉज उनकी कोई दोस्त नहीं थी जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती थी, सो उन्होंने अपने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना और उन्होंने अपना डायरी को नाम दिया किटी। सो नाउ उसी में ये सारी चीज़ें लिखती हैं और वो बताती हैं कि जो उनकी ग्रैंड माँ है उनको वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दैट मीन्स विद इन द कंट्री, या फिर आप कह सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। एंड 1941 में वो बताती है उनका बर्थडे भी आता है और दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। सो सी फील क्वाइट बैड फॉर हर एंड 1942 में हर ग्रैंड मदर पासेस अवे एंड वो हमें बताती हैं कि वो अपने ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डायरी एंट्री होने जा रही है। यहाँ पे वो बताती है उनका जो स्कूल डे था उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा हसल बशल था, काफ़ी ज़्यादा शोर था, बच्चे इधर उधर की काफ़ी बातें कर रहे थे। सो क्यों हो रहा था ऐसे? क्योंकि उस दिन टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी जहाँ पे ये डिसाइड होने वाला था कि कौन से बच्चे हैं जिन्हें प्रमोट किया जाएगा टू द नेक्स्ट फॉर्म मीन्स नेक्स्ट क्लास के लिए और कौन से बच्चे को फेल किया जाएगा। सो एनी फ्रैंक यहाँ पे कहती है मेरे क्लास में इतने सारे डमी थे। डमी का मतलब एनी फ्रैंक मजाक करते हुए कहती है कि उनके क्लास में बहुत सारे बुद्धू बच्चे थे। मीन्स मेरी क्लास में इतने डमी स्टूडेंट्स थे कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वार्टर ऑफ क्लास जो है वो उन्हें तो डिमोट ही कर देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट सी सेड एंड देन उसके बाद वो कहती हैं बट कुछ पता नहीं होता क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो कहती हैं टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और वो यूजली कहती हैं जैसे हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, सो वो कहती है मुझे और अपने किसी सब्जेक्ट में डर नहीं था, बस मैथ्स का डर था। एंड मैथ्स का डर मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा लगता था क्योंकि मेरे एक टीचर हैं जिनका नाम मिस्टर किजिंग है, जो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं क्योंकि मैं क्लास में बहुत बात करती थी। सो एक बार ऐसे ही उन्होंने मुझे क्लास में ऐसे लिखने को कहा, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया पनिशमेंट के तौर कि तुम एक ऐसे लिख के आओ ऑन द टॉपिक ऑफ चार्टर बॉक्स। सो पहले एनी फ्रैंक सोचती है इसमें मैं क्या लिखूं।
चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है कि एक इंसान जो हमेशा बातें करता रहता है, करता ही रहता है, मतलब वो चुप नहीं होता, दैट काइंड ऑफ पर्सन नॉन एज चैटर बॉक्स। सो सी सेज दैट मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं उसमें। यूजली मुझे पता है कि मैं बहुत रैमलिंग कर सकती हूँ, मीन्स मैं इधर उधर की फालतू बकवास चीज़ें लिख सकती हूँ एमलेसली, है ना, उस ऐसे को लिख सकती हूँ। पहले तो ये दिक्कत आई कि कैसे लिखूँ कैसे ना लिखूँ। सी सेज दैट फाइनली जब मैं लिखने में आई तो मैंने क्या किया, मैंने 3 पेजेस का ऐसे लिख दिया। अब वो जो 3 पेजेस का ऐसे था वो काफ़ी हिलेरियस था। सो उसमें मैंने अपने आप को जस्टिफाइज किया चैटर बॉक्स के बारे में। एक्चुअली हम चैटर बॉक्स उसी इंसान को कहते हैं ना जो इंसान काफ़ी ज़्यादा बातें करता हो। सो इसलिए उसके जो टीचर थे वो उन्हें वो टॉपिक दिए थे, है ना, ऑन द कौन सा टॉपिक था, चैटर बॉक्स। सो सी सेज दैट टॉकिंग या बातें करना हर बच्चे की ट्रेट होती है, एंड बिकॉज सी सेज दैट मैं थोड़ा ज़्यादा बातूनी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। बट ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है मुझे, क्योंकि मेरी जो मदर है वो भी बहुत बातूनी है। सी इज़ ऑल्सो चैटर बॉक्स इन अ वे, है ना, एंड हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इनहेरिटेड प्रॉब्लम है ना। सो वो ट्रेट्स की बात करती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये जो ट्रेट है वो उसकी मदर से उसे मिला है ना, इसलिए वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो एसे था वो काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस था, एंड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस था तो उनके टीचर जो थे जब वो ऐसे पढ़ रहे थे तो ही वॉज ऑल्सो लाफिंग। सो उन्होंने एक दिन, एक लेशन या फिर आप कह सकते हो एक पीरियड तक उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, अगले दिन भी कुछ नहीं कहा। लेकिन थर्ड डे जब एनी फ्रैंक फिर इतनी सारी बातें करने लगी तो फिर से उन्होंने एनी फ्रैंक को एक ऐसे लिखने को कहा, और अब उस ऐसे का टॉपिक था एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकरेजेबल का मतलब होता है जो ठीक ही नहीं हो सकता, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये तो है कि इतनी बातूनी है, सो उन्होंने इस पे लिखने को दिया। अब जो उनके टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लगे, है ना, उनको लगने लगा कि ये लड़की चुप ही नहीं होती, कितनी बातूनी है। तो अब उन्हें थर्ड ऐसे लिखने को कहते हैं, मीन्स थर्ड टॉपिक देते हैं, और वो टॉपिक क्या होता है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक क्वैक कौन करता है, डक करती है। सो दिस वॉज द थर्ड टॉपिक एनी फ्रैंक के लिए, है ना, थर्ड सब्जेक्ट ऑफ ऐसे था जो एनी फ्रैंक को लिखना था। हाउ सी डिसाइडेड, मैंने इतने सारे ऐसे लिखे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इसे भी लिख लूँगी। लेकिन यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। सो अब ये जो ऐसे था, है ना, जो वो लिखने वाली थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। और वो सोचती है कि हमेशा मैं लिखती हूँ और मिस्टर किजिंग मेरा मजाक बनाते हैं, अब इस बार मैं कुछ ऐसा लिखूँगी कि मिस्टर किजिंग का मजाक बनेगा और वो समझ भी जाएंगे। सो दिस इज़ वॉट सी डिसाइडेड। अब इसके लिए वो अपने दोस्त के पास जाती है जिनका नाम होता है सानी। सो उसको ना पोइट्री का बहुत शौक़ होता है, तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। सो वो लिखना चाहती है, मतलब वो डिसाइड करती है वो एक पोएम की तरह लिखेंगी। यहाँ पे एक स्टोरी लिखती है, यहाँ पे एक मदर डक होती है और एक फादर डक होते हैं, एंड उनके 3 डकलिंग होते हैं, एंड जो उनके फादर है उन 3 डकलिंग को मार देते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, एंड दिस एंड्स हियर। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या हिलेरियस बात होगी, समथिंग दैट इज़ डिफरेंट। अब क्या डिफरेंट होगी यहाँ पे, मजाक कैसे उड़ेगा मिस्टर किजिंग का। ऑफकोर्स ये जो फादर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर किजिंग को। ये उन्हीं को लिख लिख के बताती हैं कि हम बच्चे हैं, हम बहुत बातें करते हैं। तो उसी तरीके से जो मिस्टर किजिंग है हमें बहुत डांटते हैं। और इधर क्या था, वो जो 3 डकलिंग थे उनके फादर उन्हें मार देते हैं बिकॉज द फैक्ट वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते थे। सो ये रियल में कुछ दिखाना नहीं चाहती थी, कुछ सीरियस, है ना, ये काफ़ी फ़नी वे में था, है ना, काफ़ी ह्यूमरस वे में था, उन्होंने ये बातें लिखी थी। एंड लकली मिस्टर किजिंग जो है इन बातों को सही तरीके से समझ जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंड हो गए। एंड फिर वो कहती है इसके बाद मैं जितना चाहे उतना बातें कर सकती थी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मिस्टर किजिंग ने भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया लिखने को, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मैंने इस बार मिस्टर किजिंग को उनके तरीके से ही जवाब दिया। सो यहाँ पे वो अपनी डायरी एंट्री को ख़त्म कर देती हैं,
and see signs of your Anne. So this was the chapter from the diary of Anne Frank.